हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और आज की क्लास में हम भौतिकी में समतल दर्पण का जो बचा हुआ हिस्सा था उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। पर उस हिस्से को कवर करने से पहले हम एक बात आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने भारी मिस्टेक कर ली थी, उसे सुधार लेते हैं। वैसे हमने वीडियो अपलोड किया था तो उस पर आगे आपको नोटिफिकेशन टाइप का कुछ आ गया होगा, जिससे कि आपको पता चल गया होगा क्या गलत था। पर हम बता देते हैं आपको कि सवाल हल करने की जल्दबाजी के क्रम में हमने काश 30 लिखा रहा होगा नीचे से कि स्क्वायर करके कुछ रहा होगा, जहां पर 30 प्लस 2 ओमेगा टी रहा होगा। जब उसे आप सवाल रखे होंगे तो 2 इंटू ओमेगा का मान 1 था और जो टी था उसका मान 15 था। जब सवाल करते तो वो 60 बनता, 60 बनता और 60 का मान 2 रखने के बाद सवाल सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि पिछली क्लास थोड़ा गड़बड़ हो गई, पर कोई बात नहीं, आप उसे सुधार लिए होंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए अब इस क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना था। तो हम शायद, जहां तक हमें याद है, कि हमने आपको ये बता दिया था कि किसी भी अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इमेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले पिछली बात कवर कर लेते हैं, वो था समतल दर्पण। समतल दर्पण में अगर हमें प्रतिबिंब बनाना हुआ करता था तो हमने बताया था कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होगा वहां से एक प्रकाश किरण सीधे लेके जाएंगे। जब वो दर्पण से टकराएगी तो जिस पॉइंट पर टकराएगी पहला काम वहां पर अभिलंब डालेंगे, उसके पश्चात आपतन कोण के बराबर एक परावर्तन कोण बनाएंगे, उसी पर जो किरण होगी उसे परावर्तित करा देंगे। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण डालेंगे, चाहे तो तीसरी, चौथी, पांचवी, जितना मन कहे खींच सकते थे। और ये परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर काटा करती थी या काटती हुई प्रतीत हुआ करती थी, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का हम प्रतिबिंब कहा करते थे। तो ये तो बेसिक जानकारी थी इमेज के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण में किस प्रकार और प्रतिबिंब बन सकता है। तो सबसे पहला काम, अपने पास एक समतल दर्पण है। चलिए हमने एक समतल दर्पण ले लिया, ये एक प्लेन मिरर है और इसके एक सिरे पर हमने कर दिया पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट हमने कर दिया। हमें यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। अच्छे से समझिएगा, ये भौतिकी है। यहाँ चीजें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेहद मजा आती है पढ़ने में, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर फिजिक्स खराब हो जाती है, रट्टा मार के काम चलाना पड़ता है। और हमें लगता है कि रट्टा मार के जो पढ़ाई होती है वो किसी काम की नहीं है। बस समझे रहिए आप चीजों को अच्छे से बेहतर, जिससे कि हमेशा चीजें याद रहे। देखिएगा, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ओ डैश। अगर आप चाहे तो आप ए बी, जो भी मन कहे आप लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या बताया, सबसे पहला काम इस ऑब्जेक्ट से कोई भी एक प्रकाश किरण हम ड्रॉ करेंगे। चलिए, जैसा आप कहते हैं, हमने यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे खींचा जो सीधे यहां पे गई और दर्पण से टकरा गई। अब याद रखिएगा, आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि आप कहीं भी प्रकाश किरण खींच सकते हैं। बस हमने ऐसे ही खींचा, यहां पर हम एक अभिलंब ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तन के पश्चात सीधे ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये सामान्य नियम था। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो एक समतल दर्पण पे एक प्रकाश किरण ऐसे लंबवत ड्रॉप कर सकते थे सीधे। अगर ये जाएगी और लंबवत टकराएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। डेविएशन एंगल निकालते वक्त मैंने बताया था, यहाँ डेविएशन एंगल का मान 180 अंश होगा, आपतन कोण का मान इसके लिए 0 होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, क्योंकि ये लंबवत टकराई है। इस पे अच्छा खासा हम लोगों ने टाइम दिया है। आइए समझते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ से एक प्रकाश किरण दर्पण पे नीचे की ओर ड्रॉप कर दिया, तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे चली जाएगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पर अभिलंब डाल सकते थे। एक प्रकाश किरण हमने सीधे ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये गई होगी टकरा के अपने मार्ग में, ऐसे वापस चली गई होगी इधर इधर। तो हमें लगता है कि ये दोनों पैरेलल गई होंगी, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और जो ये वाली प्रकाश किरण है, जो ये ऊपर की ओर गई है और एक नीचे की ओर गई है, ये भी कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं।
यानी ये प्रकाश किरणें कभी एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेंगी। इसका मतलब यहां पर एक चांस तो क्लियर हो गया कि यहां पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलने वाला नहीं है। चलिए अब देखते हैं फिर मिलेगा क्या। दरअसल अगर ये प्रकाश किरण इधर गई है तो यहां पर क्या हुआ होगा पहले ये समझिएगा। जरा से हो सकता है आपको टेढ़ा दिख रहा हो, कोई बात नहीं, इधर से देखने पे ऐसे हो जाता है। तो देखिएगा तो जो ये प्रकाश किरण है ये आपतित प्रकाश किरण है और ये वाली परावर्तित प्रकाश किरण है। तो हमने किया क्या, जो ये परावर्तित प्रकाश किरण है इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दिया। कैसे? हमने कहा था अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, इससे पूछेंगे तो इससे ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश किरण इस पॉइंट से आ रही है, पर ऐसा है नहीं, आभास हो रहा है। तो ये प्रकाश किरण सीधे गई, तो अगर यहाँ पर कोई हो तो लगता सीधे आ रही है, तो ये इस पॉइंट पर आती हुई प्रतीत होगी। इसी प्रकार ये भी सीधे ऐसे गई होगी और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पर काटेगी। अगर यहाँ कोई होता तो मैं इससे पूछता, वो कहता सीधे आ रही है। तो जिन बिंदुओं पर ये काटा है अगर उसे हम ऐसे मिला दे तो जो ये पॉइंट है यही है इमेज, यही वस्तु का प्रतिबिंब है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए जो ये प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब है या एक आभासी प्रतिबिंब है, तो आप देख के बता सकते हैं कि जो ये इमेज है ये रियल ना होके वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण में अगर हमें किसी भी वस्तु का इमेज बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, इमेज जो भी समझो, अगर हमें बनाना है तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ये समझ में आया कि अगर ऐसे कोई एक लंबी वस्तु है तो इसका जो इमेज है वो कैसा है, रियल है या वर्चुअल है? तो वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कैसा है? ये आभासी प्रतिबिंब है। इसी के साथ साथ आपने बताया जो ये प्रतिबिंब है ये सीधा दिख रहा है या उल्टा, तो हमें पता चला ये प्रतिबिंब सीधा है। बस सुना रहा है ना, यानी ये इरेक्टेड है, साथ साथ में ये कैसा है, वर्चुअल है। अगली बात अगर आप समझिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो हाइट है, हाइट प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, वस्तु के ऊंचाई के बराबर है। यानी ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और साथ में ही वस्तु के बराबर बनेगा। तो अगली बात हमें ये समझ में आई कि यहाँ पर जो इमेज है वो वस्तु के क्या है, बराबर है। अच्छा, अगली बात यहाँ पर ये भी समझ में आती है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो दर्पण से जितना वस्तु की दूरी होगी उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी समान दूरी पर। तो यहाँ पे जितना पॉइंट लिखा समझ में आया, इरेक्टेड था, वर्चुअल था, हाइट सेम थी और डिस्टेंस भी सेम था। यानी प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु से और दर्पण से वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कह दें कि एक व्यक्ति है जो दर्पण से 10 मीटर पहले खड़ा है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना अंदर बनेगा? तो 10 मीटर अंदर बनेगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे पूछे आपसे कि एक व्यक्ति है जो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, बताइए उस व्यक्ति से उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर दिखाई देगा? तो 10, क्योंकि यहाँ दर्पण से व्यक्ति अगर 5 है तो दर्पण के अंदर दर्पण से 5, तो यहाँ से उसका प्रतिबिंब कितना हो गया? 5 ये और 5 वो, तो टोटल कितना हो गया? 10। वैसे घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। और दर्पण में या समतल दर्पण में आप ये कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आइए हम यहाँ कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर चीजें यहाँ पर कैसे बनती है। दोस्त देखिए, ये रहा आपका मिरर, यानी ये दर्पण है, मिरर है दर्पण, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब हम इसे O से लिखेंगे और इसे I से लिखेंगे और दर्पण जी को हम किससे लिखेंगे? M से। आइए समझते हैं क्या दिक्कत है हमें। हमें तो दिक्कत आवाज में हो रही है। देखिएगा, अच्छा भाई ये अभिलंब है, थोड़ा देख रहे हैं तो ये टेढ़ा लग रहा है, तो आप समझते होंगे हमने बोला होगा अभिलंब, तो इतना आपको आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और जो हाइट ऑफ इमेज है, इसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर हम समझें
तो ये दोनों आपस में बराबर है। हम यहाँ कहना चाहते हैं हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है, ये लिखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो है ये हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक है ना। यानी जितना ऊंचाई वस्तु की है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी इमेज है उसकी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर एक बात आप समझे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो दोनों दर्पण के समांतर है, ना कि पैरेलल। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कंडीशन जो हम पढ़ेंगे तब जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु के समांतर और दर्पण के समांतर हो तब, या आप कह सकते हैं दर्पण के समांतर हो तब, ये पैरेलल का निशान होता है। यानी यहाँ क्या लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर पैरेलल है तो वो आपस में क्या होने वाली है, बराबर। हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर मान लो अब जो वस्तु है वो भागना चालू कर दे, क्या कहते हैं, भागना चालू कर दे, तो जब वस्तु चलेगी तो जो इमेज होगा उसके बगल जो उसका प्रतिबिंब होगा वो भी तो चलेगा। एग्जांपल के तौर पे सोचिए, ये पूरा बोर्ड जो होता ये एक कांच होता, समतल दर्पण होता, और उसमें मेरा चित्र अंदर की ओर दिखता, आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर मैं चलना चालू कर दूं तो जाहिर सी बात है कि जो अंदर मेरा चित्र बना होगा, प्रतिबिंब बना होगा, वो भी तो मेरे बगल बगल चलने लगेगा ना। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट गतिशील हो जाए तो इसका मतलब जो इमेज होगा वो भी गति करेगा। अच्छा, गति करने दो। लेकिन गति का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप वेलोसिटी स्पीड से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा कोई काम धाम हो जाए, इसका मतलब ये हो गया, उसे हम बोलेंगे वो वस्तु गतिशील है। उम्मीद है आप नहीं समझ पाए होंगे, बताते हैं। किसी वस्तु के स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन होने लगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु गतिशील है। जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, चलो ऐसे खड़े रहेंगे, तो हम गतिशील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ आ गया, फिर कुछ देर बाद यहाँ चला आया, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है मेरे पोजीशन में भी अंतर, यहाँ वहां वहां, तो इसका मतलब मैं गतिशील हूं। तो समय तो बदल ही सकता भाई, समय तो कोई नहीं रोक सकता। और समय के साथ अगर मेरी स्थिति भी बदल जाए तो हम उसे बोलेंगे कि ये वस्तु गतिशील है। अब आइए यहां देखते हैं, तो इसे समय के साथ बदलना पड़ेगा अगर गति लाना है तो। इसका मतलब हम इसका कर देंगे अवकलन। जब हम इसका अवकलन करेंगे यानी इसमें हम समय से भाग कर देंगे। वैसे भी 4 बराबर दूरी बटा समय या वेग बराबर आप निकालें तो विस्थापन बटे समय अंतराल, तो आपने फिजिक्स में 11th में पढ़ा रहा होगा, v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, या सॉल्व किए रहोगे तो मिला होगा v बराबर ds अपॉन dt, या h रहा होगा तो dh अपॉन dt। यू नो कुछ भी ऐसा रहता है तो लिख सकते हैं। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन d लगाते हैं, अभी भी साथ साथ में अवकलन भी पढ़ा रहे हैं हम। तो आगे जब d अपॉन dt लगा देंगे तो dh अपॉन dt, यानी ये बन गया वेलोसिटी। तो हम इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तब होगा जब दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि एक दूसरे के दोनों समांतर होंगे। यहां सबसे खतरनाक शब्द ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी मिरर के सापेक्ष जो ऑब्जेक्ट है वो जितनी तेजी से गति करेगा। दरअसल मामला ये है, यहाँ अपने मिरर जो है इनको हमने रोक के रखा है और इनके सापेक्ष हम गतिशील हैं, क्योंकि इसके अनुसार हमारी स्थिति बदल रही है। हमने कहा कि जब किसी वस्तु की स्थिति को बदले तो इसका मतलब ये हो गया हमने स्थिति बदली, इसका मतलब वो वस्तु गतिशील है ना। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को गतिशील, किसी भी चीज को स्थिर मानना है तो हम किसी एक बंदे के सापेक्ष ही तो बात करेंगे। जैसे कोई कह सकता है कि नहीं दुनिया में हर चीज गतिशील है, इवन पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, दुनिया में कुछ भी रुका नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तो आप मालूम चलेगा कि ब्रह्मांड में हर एक चीजें एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। अब तो कोरोना रिश्तेदार को भी दूर कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया सारी चीजें आपसे दूर जा रही हैं, एवरीथिंग,
सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो इसका मतलब सब कुछ तो गतिशील है। तो अब कोई अगर लॉजिकल बंदा लगाए, मतलब ऐसे खतरनाक टाइप का आदमी कहते सर यहाँ सब कुछ चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी स्थिति इस दीवार के सापेक्ष देखी जाए तो अभी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि ये दीवार के सापेक्ष मेरे पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी यहाँ से मैं मान लो 1 मीटर या आधा मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ आ जाऊं तो 1 मीटर की दूरी पर आ गया, अब मेरी स्थिति बदली तो मैं गतिशील हूँ। लेकिन ऐसे कोई कह दे कि जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरी स्थिति चंद्रमा के सापेक्ष तो गतिशील है, क्योंकि चंद्रमा के सापेक्ष में मेरी स्थिति बदल रही है लगातार, पृथ्वी गतिशील है तो मैं गतिशील हूँ। तो अगर एक रुकी हुई वस्तु जिसको आप समझते हैं, अगर आप देखने का नजरिया बदल दीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू, तो शायद जो आपको रुकी हुई चीज दिख रही थी वो गतिशील होगी। ये बात समझ में आ रहा है ना? अब आगे समझते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है ना? अब आगे चलिए, ये पॉइंट हमें लगता है, ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं यार, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये एक समतल दर्पण है, क्या कहते हो? हाँ है। और यहाँ पर एक वस्तु है, ये वस्तु इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहा होगा उसकी भी वेलोसिटी इधर ही होगी, और वो भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो ये बेसिक से समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें हम सवाल करा के आपको दिखाएंगे और आप समझते रहिएगा कि अगर ये वस्तु ऊपर की ओर गई 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो इसका इमेज भी यानी ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। पता नहीं काहे मेरी ये बीमारी हो गई है, समझ लो कि जब तक आगे वाला रिस्पांस ना करे कि यस सर मुझको आ रहा है, मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है। तो अब इसमें तो ये समस्या दूर नहीं हो सकती, जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, पर हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको ये कठिन नहीं लग रही होंगी। और यकीन मानिए, अगर आप चीजों को देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो उसका आप जवाब दीजिए। देख रहे हैं आप लोग, जो भी लोग देख रहे हैं क्लास, वो आते हैं क्लास देखते हैं और गायब हो जाते हैं, वो ये तक नहीं बताते कि यस मेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप बताते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलिए ठीक है, हम चीजों को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए 1-2 लोग बताते हैं कि यस सर ठीक है, तो जैसा आप लोग को लगे आप जवाब दें उसे कि हाँ सर आप इसे आगे बता सकते हैं, चीजें जटिल नहीं है, हमें आ रही हैं, ठीक है ना? अब आगे समझिएगा, यहाँ पर हम ये जो बताए समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक समतल दर्पण ऐसे रखा है, ठीक है? और ये दर्पण जब ऐसे रखा हुआ था तो इसके ऊपर मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चलिए हम बना देते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, जल रही है मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी तुम्हारा समझ में आया, कुछ भी था यार, बुद्धि लगाने को सकता नहीं। अब अगर इसका इमेज हमें बनाना है तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस दर्पण में इसका इमेज कैसे बनेगा, जस्ट इसी का अपोजिट नीचे, क्या कहते हो, एकदम ऐसे बनेगा ना इमेज, इतना तो आता ही होगा आपको। तो इसका इमेज ऐसे नीचे बन गया। अब यार मैं सेम तो बना नहीं पाऊंगा, ये कितना बड़ा कलाकार तो हूं, और यहाँ नीचे वैसे ही बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप ये क्या देखिएगा, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही हाइट इसकी होगी, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात की गारंटी और है कि जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक या आभासी। याद रखना, समतल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। मैंने बताया था पिछली क्लास में, इस पर बड़ी डिबेट हुई थी। मैंने एक कंडीशन भी दिखाई थी जहां पर प्रतिबिंब वास्तविक बन गया था, लेकिन ऐसी स्थिति में जो उसका ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, आभासी। चलिए, साथ में ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सीधा है या उल्टा है? व्यवहारिक बात है, दिख रहा है कि वो उल्टा है। अच्छा, ये वस्तु के क्या है, बराबर है, ये भी एक बात है। ये जो है प्रतिबिंब, ये वस्तु के बराबर है, हाइट इसकी आपस में क्या है, बराबर। इस पे हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ नियम कानून कायदे। देखिए इसमें क्या बातें हम बताना चाहते हैं। यानी यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी इस मिरर के सापेक्ष जो इसकी ऊंचाई है, वो सिंपल बात है कि हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन दोनों के बराबर है। पर इन दोनों में एक बात का लफड़ा ये है कि ये उल्टा बना है ना? तो इसका मतलब अगर ये ऊपर वाली दूरी हम प्लस ले लेंगे तो
नीचे वाली दूरी क्या होगी, माइनस। इतना बेसिक तो आता होगा। तो ये ऊपर प्लस है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा वो बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और आगे क्या है, माइनस। अब एक बात समझिएगा, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब जो वस्तु होगी वो दर्पण के समांतर है या लंबवत है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे है और जो दर्पण है वो ऐसे ऐसे है। तो ऐसे ऐसे ये दोनों हो गया 90 अंश के कोण पे, यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन मिरर, और यहां पर भी हम ये कह सकते हैं देन आल्सो इमेज विल बी परपेंडिकुलर ऑन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जो हमारा इमेज है वो भी मिरर पे लंबवत ही होगा। तो यहां से एक बात हमारे समझ में आ गई कि h यानी जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है मिरर के सापेक्ष और जो इमेज की ऊंचाई है मिरर के सापेक्ष, दोनों लंबवत स्थिति में होंगे, तो आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अब यहां पर इसे हम गति कराएंगे। आइए गति कराते हैं। तो गति कराने पे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, देखिएगा। ये दर्पण से भागने लगा है ना, अब हो सकता है पास आए दूर जाए गति करे, इसकी स्थिति में होगा परिवर्तन। तो अगर हमें इसकी डिस्टेंस पता है, इसका हम गति कराने लगेंगे तो इसका हम समय के साथ अवकलन कर देंगे, तो d अपॉन dt जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अवकलन किए हैं तो ये बराबर होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तब के लिए है जब ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में नहीं आया। दरअसल फिजिक्स में चीजें बहुत जटिल हो जाती है, जब लिखने लगो तो दिखने में बहुत अजीब सा लगता है। जैसे जो अभी क्लास में करे चरण उसको दिखा दो तो यार क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर है बेहद आसान। अभी इस पे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, बिंदास एकदम आपको आएगा, आप एकदम चिंता करें अगर नहीं आ रही है चीजें तो, क्योंकि ये आना चाहिए, आप 12th में हैं। चलिए देखते हैं। तो इतना बेसिक आ गया हमें। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से हम बताना चाहेंगे, ये जो बोर्ड दिख रहा है हमने कहा ये एक दर्पण है ना, समतल दर्पण है। अगर हम यहां पर खड़े हो जाएं, अगर हम इधर चलने चालू कर दें, इसका मतलब हम इस बोर्ड के समांतर गति कर रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन। और अगर हम आपकी तरफ ऐसे इधर आने लगे या इधर जाने लगे या ऐसे आए जाए, तो जो मेरी गति है ये जो ये बोर्ड है यानी समतल दर्पण है इसके लंबवत है, यानी कंडीशन ये। तो अब समझिएगा, अगर यहां पर एक वस्तु होती और वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऐसे इधर आती आपकी तरफ, तो सोचो उस दर्पण में, उस समतल दर्पण में वो क्या इधर ही आती या उधर जाती? सिंपल बात है ना, उधर जाती। ये आप देखेंगे शीशे में, अगर आप पास आकर आप दर्पण से अपने घर पे जहां शीशा देखते होंगे, अगर उससे आप दूर जाना चालू कर दीजिए तो आपका चित्र भी उस दर्पण के अंदर दूर जाने लगेगा। तो आप इधर आएंगे तो वो उधर जाएगा। लेकिन अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर आप ऐसे ऐसे चलना चालू कर दीजिए तो आपके साथ साथ बराबर बराबर चलेगा। क्लियर? तो अगर दर्पण के लंबवत, ऐसे दर्पण के लंबवत अगर कोई वस्तु इधर आए 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वो उसमें उसकी गति होगी -10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो दूर जा रही है उधर। क्लियर हो गया? और अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जाए तो इसका मतलब इस समतल दर्पण में भी जो वस्तु होगी उसका भी वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा, ना कि -10। इज क्लियर? ठीक, देखिए उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। यहां हमारे पास एक समतल दर्पण है, बेसिक है, बेसिक। यहां पर एक वस्तु है ऐसे, अगर ये इधर जाने लगे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो सोचो जो यहां पर एक वस्तु होगी उसका वेग इधर होगा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर आपसे कह दें ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। ये लिखने का तरीका है। तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो -10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, यानी ये दर्शाता है कि ये मिरर के इधर आ रही है, ये उधर जा रही है। क्लियर हो गया? अब आगे समझिएगा।
इसी प्रकार अगर यहाँ पे ऐसा समतल दर्पण होता और एक वस्तु यहाँ से ऑब्जेक्ट था, ये ऊपर की ओर जाता 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ अगर इसका इमेज यहाँ बन जाए, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाए, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी 10 मीटर पर सेकंड। यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये भी होगा 10 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट ये इमेज क्लियर है। तो इन दोनों में हमने प्लस प्लस लिखा, यहां पर हमने आगे क्या लगा दिया माइनस। नहीं आया? आएगा, अरे आएगा। तो ये बेसिक था, इसे आप अच्छे से पहले क्या करिए, एक बार उतारिए, फिर हम चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें और आगे। इमेज की अगर वेलोसिटी निकालने की बात करें तो बेसिक इमेज की वेलोसिटी निकालना आप सीख चुके हैं कि पैरेलल वाले की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा होगा उसके आगे हम क्या लगा देते हैं माइनस। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस हम दे देते हैं, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए ये जो भी रहा होगा, यार आप किसी को कुछ भी मानिए, इतना आपको बेसिक आता होगा। चलिए हम इसे मान लेते हैं एक्स, इसे वाई और इसे जेड। अगर ऐसा कोई इमेज दर्पण के सामने दिख जाए तो इसका इमेज जो दर्पण में बनेगा वो कैसे बनेगा ये देखिएगा। जो वाई वाला हिस्सा होगा उसका इमेज कुछ इस प्रकार बनेगा, लेकिन जो एक्स वाला हिस्सा होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, लेकिन जो जेड वाला हिस्सा होगा वो इस प्रकार बनेगा। तो यहां देखने को हमें ये मिला कि जो एक्स है, जो इस तरफ आने वाला लंबवत वाला हिस्सा है, उसमें आगे माइनस आ गया, लेकिन जेड जो पैरेलल वाले हिस्से हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हम जानते हैं आपने पहले नहीं पढ़ा, आइए इसमें हम एक क्वेश्चन देते हैं, तब हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, एक ये समतल दर्पण है, मान लेते हैं ये वाई जेड प्लेन में स्थित है। एरोप्लेन मत समझ लीजिएगा, हमारे पास एक समतल दर्पण है जो वाई जेड तल में स्थित है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस तरह किसी भी तरफ गति कर रहा है, आई डोंट केयर किधर गति कर रहा है। उसकी वेलोसिटी दे देगा y बराबर या v बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, कुछ इस प्रकार दिया है। कह रहा एक वस्तु है जो एक समतल दर्पण जो कि y जेड तल में स्थित है, उसके सामने उसकी गति का जो वेक्टर रूप है वो 2i प्लस 3j प्लस 4k है। तो आप हमें बताइए कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दर्पण में, उसका वेक्टर रूप क्या होगा, यही प्रश्न है। अब समझिएगा, दरअसल इसमें तीन अक्ष मिले हुए हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। आइए यहां पर देखते हैं अच्छे से। देखिए ये तीन तल हमारे पास है, ये एक एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड। तो यहां पर जो ये हिस्सा है ये एक्स वाले तल में गति को दर्शाता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में गति को दर्शाता है, ये वाई एक्सिस में गति को दर्शाता है, और ये जेड एक्सिस में गति को दर्शाता है। तो ये हिस्सा कौन सा है, एक्स, ये कौन सा है, वाई, और ये कौन सा हिस्सा है, जेड। सारी बातें भूल जाइए, बस समझते रहिए इधर जो बता रहे हैं। आगे देखिए, अगर मैं इसमें कह दूं कि आप हमें इसको क्या नाम दिए थे, एक्स, इसको वाई, इसको जेड, एक्स वाई जेड, क्लियर है ना। तो जो ये तल होगा ये एक्स जेड तल होगा, जो ये तल होगा, ऐसा अगर इसको मिला दें, एक पेज रख दें यहाँ पे, तो जो ये तल बनेगा, ये तल कौन सा तल होगा, वाई जेड तल, है ना। अगर इसको ऐसे मिला दें तो जो ये तल बनेगा, ये तल बनेगा जेड और या सॉरी वाई और एक्स, या एक्स और वाई तल, जो आप कह सकें। यहां देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे तल है वो वाई जेड तल है। कौन सा तल है, वाई जेड। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए बोर्ड में, ये जो बोर्ड है ये वाई और जेड तल से बना है। कैसे, जो इसकी ऐसे ऐसे वाली लंबाई है इसको मैंने जेड मान लिया, और जो ऐसे ऐसे वाली लंबाई है इसको मैंने क्या मान लिया, वाई। तो जो ये वाला तल होगा वो कौन सा होगा, एक्स। अब यहां पर देखो, अगर कोई वस्तु गति करेगी तो अगर मान लो वो
J में गति करेगी, K में गति करेगी और I में गति करेगी। तो I मतलब x में, J मतलब y में और K मतलब z में। यहां देखो मोड से बेहतर ये समझिएगा, अगर वो YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है, तो ये YZ प्लेन है, ठीक, ये YZ प्लेन है अगर हम मान लेते हैं, या इसको आपने YZ माना है ना, बेहतर, ठीक, तो ये YZ प्लेन है। यहां पर एक वस्तु I में गति करेगी, मतलब इस पे x में। अब अगर वो ऐसे गति करेगी, या तो इधर जाएगी या आएगी, तो ये YZ प्लेन और ये कौन सा प्लेन है, x प्लेन, और I वाला मतलब क्या हो गया, x में, तो ऐसे गति करेगी, तो ये प्लेन है, यानी दर्पण है, तो बताओ ये इसके क्या है, लंबवत, ये एक तल है और ये इसके लंबवत है। और अगर कहीं पर भी कोई वेलोसिटी तल के दर्पण के लंबवत गति करे तो आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो यानी जब हम यहाँ उत्तर लिखेंगे तो I वाले में लिख देंगे -2I। मैंने कैसे लिखा पहले बताओ, पल्ले पड़ा कि नहीं। दर्पण हमारा YZ प्लेन पे है और वस्तु अगर यहाँ पे x में गति कर रही है I में, तो दर्पण के ये लंबवत हो गया कि नहीं, इसलिए आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस। आगे देखो 3J में आगे माइनस लगाए या प्लस, तो ये J वाले तल में गति कर रहा है, तो J यही है। अब वस्तु ऐसी से गति करेगी, J का मतलब ऐसी से, ये भी J, ये भी J, यानी ये भी Y, ये भी Y, तो समांतर गति करेगा, तो आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस, तो 3J, और ये K है, और ये भी याद करिए कौन सा प्लेन है, YZ, Y मतलब J, Z मतलब K, यानी K वाला हिस्सा K वाले तल में अगर गति करेगा तो पैरेलल गति हो गई, तो आगे क्या लगाएंगे, वही जो वहां पर है, वहां प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस लगाते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर। कितना बेसिक क्वेश्चन था। आइए देखिए फिर से, यहाँ पर एक दर्पण हमने बना दिया, हमने कहा एक वस्तु यहाँ पर गति कर रही है, उस वस्तु की जो वेलोसिटी है वो दिया है 2I + J या और -3K, ऐसे लिखा है। और ये जो तल है, ये तल है XZ तल, तो जो तल होगा वो वाला समांतर हो जाएगा, ऐसे नियम समझ लो। तो यानी x और z, यानी ये वाला हिस्सा समांतर हो गया, तो लंबवत कौन बनेगा, J वाला। तो यहाँ जो इमेज की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो हो जाएगी 2I - J - 3K। एक क्वेश्चन और यहाँ देखो, यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया है वो दिया है 2I, ठीक है, और जो ये z, ये जो तल दिया है ये YZ तल दिया है, तो आंसर इसका आता वेलोसिटी का -2I, क्योंकि YZ तल है और ये I वाला हिस्सा आया, तो आगे माइनस लगा देंगे। सोचो अगर यहीं पे हम लिख देते सिर्फ 2J + 3K और हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी बताइए, तो इसकी वेलोसिटी लिखने के लिए हम आगे लगाते -2J और -3K, कतई नहीं, सेम लिख देते प्लस प्लस, क्योंकि ये भी YZ तल को बता रहा है और हमारा दर्पण भी कौन सा है, YZ तल। इसका मतलब जब दोनों के तल आपस में समान हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ना आगे हम प्लस लगाएंगे ना हम आगे क्या लगाएंगे, माइनस। तो अगर ऐसे हमें इमेज के बारे में समझना है तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बस याद रखिए कब प्लस और कब माइनस लगाया जाता है। तो इमेज अगर किसी भी वस्तु के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल और समझ लेते हैं बेहतर तरीके से, प्रयास करिएगा समझ में आएंगी चीजें। देखिएगा जैसे हमारे पास ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है, प्लेन है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक वस्तु है जो इस तरफ गति कर रही है, देखिएगा, तो देखिए अगर देख के लग रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के पैरेलल गति कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कुछ भी दे दी जाए, चलिए दे देते हैं हम 4 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये मिरर है तो इसका इमेज यहाँ पर ये बनेगा और ये भी इसी तरह गति करेगा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो क्वेश्चन ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो पहला क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। दूसरा हम यहां से निकाल समझना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बस मेरा मतलब यहां पर है ये कि ये बोलते क्या है विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है।
इसके सापेक्ष का मतलब क्या है, कैसे हम निकालेंगे चीजों को। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा ये मिरर है ये स्थिर है, तो यहां पर ये स्थिर है और इसके सापेक्ष ये ऑब्जेक्ट गति कर रहा है। तो आपने बताया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हम इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। लिखने का तरीका समझ में आया? अगर लिख दिया जाए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और आप सभी लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड और यहां पर देखा जाए तो ये हो गया 0। क्या कहते हैं? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये 4 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए वेलोसिटी ऑफ हमें ऑब्जेक्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इमेज, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे, इसे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन जब हम किसी चीज की वेलोसिटी लिखते हैं तो हम किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसे लिख सकता था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही सेम चीज आएगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आइए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, फिर मैं इसे सॉल्व करता, माइनस लगाता, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये माइनस अंदर जाता और प्लस हो जाता वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हिस्सा कैंसिल हो जाता और हमें मिलता वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। तो ये मैंने किस प्रकार निकाला आप अच्छे से समझ गए होंगे, बस ये आपको ऐसे समझाने के लिए किया। पहले मैं यहां निकाल देता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ जो इमेज है वो भी 4 मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर, और यहां पर ये 0 है। सॉल्व करेंगे ये 4 आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये भी 4 मीटर प्रति सेकंड है। यहां देखिए फार्मूला आपने बताया, क्या था फार्मूला, ये समझ आ गया है ना। मैंने ये इसका प्रूफ किया था कि इसका मान हम काहे लिए ऐसे लिखते हैं, तो मैं इसे मिटा सकता हूं। ये सब एकदम करेक्ट था, इसे आप चाहे तो लिख भी होंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो हमने निकाला है, कहां निकाला है ये, और ये है 4। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो उसको भी हमने निकाला है, ये है, ये भी है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 0। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आया 0 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी समझ लीजिए कि अगर ये एक गाड़ी होती, ये भी एक गाड़ी होती, ये इधर जा रही होती 4 मीटर पर सेकंड से, ये भी जा रही होती 4 मीटर पर सेकंड से, तो यहां बैठा बंदा इसको देखता और कहता बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है, तो 0 दिखता। मतलब दोनों गतिशील वस्तुएं जिनका वेग आपस में बराबर है और एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को देखने पे उसका वेग शून्य लगेगा। यानी 2 रेलगाड़ी एक ट्रैक पे एक साथ चलने लगे, एक ही दिशा में एक ही वेग से अगल बगल, तो आप इस रेलगाड़ी से उस रेलगाड़ी को देखेंगे तो रुकी हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आई? अब आगे देखिएगा, इसमें हम और क्या समझ सकते थे। हमारे पास ये एक मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इस दिशा में गति कर रहा है, चलिए हम कह देते हैं v वेलोसिटी से गति कर रहा है, v मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। तो एक बात पता है कि जो इसकी गति है ये इस दर्पण के लंबवत है, और अगर लंबवत है तो ये किधर गति करेगा, उधर या इधर, इधर। जब दर्पण के आप इधर नजदीक आएंगे तो वो इधर से भी नजदीक आएगा, आप समझ रहे होंगे। तो इसकी वेलोसिटी भी होगी या माइनस भी होगी। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हमने कैसे लिखा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिएगा, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है उसका मान दिया हुआ है v। अगर इसको हमने प्लस v दिया तो ये वाला हिस्सा इधर आ रहा है, तो ये होगा माइनस v। पहले बताइए समझ आ रहा है? सॉरी, मैंने थोड़ा एक बात गड़बड़ कर दिया, और वो क्या था, मैंने उल्टा लिख दिया, बोला सही लेकिन लिखा उल्टा।
वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर उसका मान है -v और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है v। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2v आएगा। यही बात यहाँ याद रखना है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो वो है -v, है ना। ऑब्जेक्ट की मिरर के सापेक्ष जो गति है वो -v है और v है और इमेज की -v है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। देखिए अभी इसमें थोड़ा और सुधार करते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा करते हैं तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए ये भौतिकी का जो समतल दर्पण का जो ये वाला पार्ट है ना, ये जटिलतम पार्ट है और अगर आपको ये चीजें आ गई तो आप यकीन मानिए आपको सब कुछ आ गया, है ना। इसके बाद आप जब पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, लेंस, वो सब तो आसान चीजें हैं यार, वो सबको आती है और हर बंदा वही आपको पढ़ाया है। आप कहीं से भी चीजों को कंटेंट को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब बस स्फेरिकल मिरर लिखिए, सर्च मार दीजिए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। वो सिंपल सी चीजें। तो वैसे पढ़ाई किसी काम की भी तो नहीं है ना, हमें पढ़ना वो है जिससे हमें आगे चल के कुछ बेनिफिट हो सके। आइए देखते हैं यहां अगली बात क्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक दर्पण है हमारे पास, ठीक है, ये कोई भी दर्पण है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये गति करेगा। जहां मन कहे गति करा दीजिए इसकी भाई साहब। ये इधर गति कर रहा है, वेलोसिटी का मान इसका है 4i + 2j, ऐसे कुछ लिखा था, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर इसका इमेज होगा और इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बस यही क्वेश्चन है। मैंने आपको सरलतम पार्ट दिया है इसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। पहले आप बोर्ड पे देखिए सब लोग अच्छे से। यहां पर ये 4i + 2j मैंने दो हिस्सा दिया है और जो ये डायग्राम है ये 2D में है, ठीक है ना। एक हिस्सा यहाँ पर x है और एक हिस्सा क्या है y, ये जरूरी है। इसका मतलब जो ये दर्पण है ये किस तल पे है, तो ये तल है x y तल और यहाँ पर लिखा है i और j, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है किस तल में, किस तल में ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, वो भी x y तल में गति कर रहा है। चलिए बात को आगे ले चलते हैं। थोड़ा मामला सीरियस हो गया क्या, ये सवाल है, सवाल ही सीरियस टाइप की है ना। यहाँ पर भौतिकी का जो हिस्सा है रिलेटिव मोशन, जिसको वो आता होगा ना, वो एकदम बेहतरीन तरीके से उसे आ रहा होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए जो I वाला हिस्सा है इसका मतलब ऐसे, और जो J वाला हिस्सा है इसका मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। तो जो J वाला हिस्सा है वो पैरेलल है और जो I वाला हिस्सा है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और अगर दर्पण के लंबवत गति करेगा तो इमेज वाले की गति में आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। ये बात क्लियर है। तो आइए देखिए, तो अगर मैं कह देता कि वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना, जो पैरेलल वाली है x एक्सिस में वो कितना है 4i और y वाले में कितना है 2j, क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज वाली वेलोसिटी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मिरर, हम इसमें जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो जो x एक्सिस वाली गति है, x एक्सिस वाली गति, इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा, परिवर्तन होगा क्योंकि ये लंबवत है। तो यहां पर अगर ये 4i है तो यहां पर लिखेंगे -4i। तो हमने क्यों लिखा है ऐसा, आप समझ गए होंगे। जो J वाला हिस्सा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ऊपर जा रहा है कितने से 2J से, तो इसमें भी ऐसे जाएगा 2J से क्योंकि पैरेलल है, तो प्लस यहां पर लिखेंगे 2J। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो ये होगा। उम्मीद है कि ये हिस्सा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आया है, आया है। अब इस सवाल को हमें थोड़ा कठिन करना होता तो मैं क्या करता, ये समझिएगा। क्या करता, कुछ तो करना ही पड़ता। यहां पर हम इस मिरर को गतिशील कर देते तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता। चलिए ठीक है, आप ये क्वेश्चन अपने आप से करके हमें बताइएगा, ठीक है ना। और हम देखना चाहते हैं आप कर पाते हैं या नहीं, करके बताइएगा। आंसर आप लिखिएगा, फिर अगर आपको नहीं आएगा तो हम बता देंगे। यहां पर जो ये मिरर है इसकी वेलोसिटी हमने दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ, यानी यहां पर अब मिरर भी गतिशील हो गया। और क्वेश्चन ये है कि अब हमें बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
चलिए करके बताइएगा, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उम्मीद है जरूर कर लेंगे। कर लेंगे ना? बता ही दे क्या या कर लेंगे? बता दे कर लेंगे। चलिए करके हमें दिखाइएगा, ठीक है? अगर आ जाएगा तो बताइएगा, फिर आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो बताइएगा इसका, फिर जैसा होगा हम सवाल आगे फॉलो करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे कि दर्पण के सामने किसी साथ अगर कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी वेलोसिटी किस प्रकार निकाली जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि आपको आया होगा। ना आए अगर ये हिस्सा तो बताइएगा। वैसे चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही था। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपका भ्रम है। अभी तो कॉम्प्लिकेशन की शुरुआत हुई है। आज तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि सही मायने में पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक तो कॉमेडी किए थे। चलिए देखते हैं, थोड़ा समतल दर्पण का एक एप्लीकेशन और समझ लेते हैं। जैसे वो क्या था देखिएगा। हमारे पास एक समतल दर्पण है यहाँ पर, ठीक? ये एक समतल दर्पण है, छोटा सा टुकड़ा है, कुछ भी है, और पीछे एक बड़ी सी दीवार है। यहाँ पर ऐसे कोई दीवार है और यहाँ बीच में एक कोई बंदा बैठा है। बैठा लेते हैं बंदे, कोई दिक्कत क्या है, चल भाई बैठ जा। अब बंदा क्या बैठा है, बंदे की आंख निकाल के रख देते हैं। अब बंदा आंख से तो देखेगा ना, पैर से देखेगा नहीं। तो यानी अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हमारे पास यहाँ पर एक एच ऊंचाई की दीवार है और इससे डी डिस्टेंस की दूरी पर, दीवार से डी डिस्टेंस की दूरी पर एक व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति से डी डिस्टेंस की दूरी पर एक समतल दर्पण रखा हुआ है। अब यह व्यक्ति इस दर्पण में इस दीवार को पूरा पूरा देखना चाहता है। तो दर्पण की ऊंचाई क्या हो जिससे कि यह दीवार इसे पूरी पूरी दिख जाए, यही क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल लेंथ ऑफ वॉल। क्वेश्चन क्या था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यही है कि समतल दर्पण की वह अधिकतम ऊंचाई क्या हो जिससे कि यह व्यक्ति दीवार का पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सके, ठीक है ना? तो क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन दो बार मैंने बोल दिया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। चलिए अब हम देखते हैं ये बंदा कैसे देखेगा इस दीवार। हमने कहा चलिए मान लेते हैं कि जो ये दर्पण है वो उसकी इतनी पर्याप्त ऊंचाई है कि इससे ये व्यक्ति इस दीवार को देख ले रहा है। हमने मान लिया कि दर्पण हम गए मार्केट से लेके आए और इस दर्पण से पूरी पूरी दीवार दिख रही है। पूरी पूरी दीवार दिखने से तात्पर्य ये है कि दीवार का जो दोनों अंतिम छोर है इसका प्रतिबिंब दर्पण के दोनों अंतिम छोर पे दिखना चाहिए, है ना? यानी ऐसा भी ना हो कि दर्पण की कुछ स्थान बर्बाद चला जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए दर्पण इतना छोटा हो जाए कि दीवार का कोई हिस्सा ना दिखाई दे। अब आइए देखते हैं। देख बात लग रहा होगा सच में कठिन, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तभी आएगा। इसमें भी सवाल आएगी कि पेपर में आती है। यूपी बोर्ड में इसके दर्शन दूर दूर तक नहीं होंगे, ठीक है ना? लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है इस पे सवाल है, एसएससी में भी पूछ लेता है। पूछ लेकर बताइए एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है, अपनी पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो कितने बड़े समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी? तो उत्तर आएगा उसकी लंबाई का आधा। ये सब एकदम रटा रटा याद करके रखे रहते हैं लूसेंट से देख के। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछ ले काहे लिए आधे दर्पण का प्रतिबिंब चाहिए बताइए, चलिए, तो सिद्ध करने में आपकी ऐसी जैसी हो जाएगी। तो चीजें हमें विद रीजन आनी चाहिए ना। रटने वाला फंडा एक अलग हो गया कि आप याद कर लीजिए एक 10 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है, इतना लंबा आदमी होता नहीं है, एलियन होगा, और उसको क्या करना है, अपना पूरा चित्र देखना है ना? किसी दर्पण में कितना बड़ा दर्पण चाहिए? तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, 10 मीटर का है तो 5 मीटर लंबा दर्पण लाएगा, हो गया काम। हमने कहा 6 फीट का है, कितना चाहिए? 3 फीट। 7 फीट का है तो आधा कर दिए, 3.5। तो ये एक बात मान चल गई, किसी भी वस्तु का अगर फुल लेंथ इमेज हमें समझना है, देखना है, तो कितना बड़ा हमको मिरर चाहिए समतल वाला, तो उस वस्तु की आधी लंबाई का। चल भाई ये तो रट्टा मार बनाना, इस पे क्वेश्चन दिया गया, आप कर भी लेंगे। पर लॉजिकल, हमने कहा ना फिजिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होती। पहली क्लास में हमने बताया होगा फिजिक्स का सही मायने क्या होता है। फिजिक्स का मतलब होता है ना, तो आत्मसात कर लो, आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा होता क्यों है ऐसे, ऐसे एक आया क्यों, ये नियम कानून कायदा बना क्या है। जब तक ये नहीं फील कर पाएंगे तब तक पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है नहीं। अब अगर ये समझ में आ गया तो हर एक थ्योरी समतल दर्पण से जो भी संबंधित है आप अच्छे से बैठिंग कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। इमेज बनाना है, पुराना कॉन्सेप्ट, अगर किसी वस्तु का चित्र देखना है मतलब वहां से प्रकाश किरणें चली होंगी,
दर्पण से टकराई होगी, परावर्तन के पश्चात इस बंदे की आंख टकराई होगी, तभी प्रतिबिंब दिखा होगा। हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र के रेटिना तक पहुंचता है, अदरवाइज चीजें नहीं दिखती। तो ये रही दीवार और इसी को देखना है। तो इस दीवार से प्रकाश किरणें चली होंगी और आंख के दर्पण के इस छोर से टकराई होंगी। जब टकराएंगी सबसे पहले यहाँ पर क्या डालेंगे? अभिलंब। और जितने अंश के कोण पर आएंगी उतने अंश के कोण पर जाएंगी। तो एक नियम पक्का समझ लेना, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि यहाँ प्रकाश का क्या हुआ है? परावर्तन। तो अब इसका मतलब इस बंदे को इस दीवार का ये ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। चलो निचला हिस्सा भी तब दिखेगा जब ये प्रकाश कण यहाँ जाके टकराएगी और टकराने के पश्चात इसके आंख के रेटिना पर जाएगी। ये हो गया अभिलंब और ये दोनों कोण भी आपस में क्या है बच्चा? बराबर है। आइए देखते हैं, इसको मैं ऐसे मजा लेने के लिए मिला दे रहा हूं, बुरा नहीं मानोगे। और इसको भी हमने ऐसे मिला दिया, सवाल थोड़ा बन जाएगी। अच्छा ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस डी है। डी आप एक बार लिख चुके हैं, देखिए इस डिस्टेंस को आपने डी नाम दिया है, ये डिस्टेंस डी है और ये भी डी है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो जो ब्लैक मार्कर से लिखा गया हिस्सा है वो सवाल का हिस्सा है। अब हमने क्या किया, इस वाली ऊंचाई को हमने x मान लिया, ध्यान देना, माना, और इस ऊंचाई को हमने y मान लिया। ठीक है, जटिल सवाल है, टाइम लगेगा, ध्यान से समझिए। तो ये हिस्सा x हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया? y हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इससे यहाँ पे अभिलंब ड्रॉप कर दूं और इससे यहाँ पर अभिलंब ड्रॉप कर दूं तो बुरा लगेगा आपको? नहीं लगना चाहिए भाई। और अगर ये डिस्टेंस x है तो आप समझ सकते हैं ये भी x होगी, और ये y है तो आप समझ सकते हैं ये भी डिस्टेंस क्या होगी? y होगी। वेरी गुड, आगे देखिएगा। पहले जो ये डायग्राम बना है, हमने बनाया, इसमें एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति को ये दीवार पूरी दिख रही है। तो अगर आपसे कह दे कि इसका किरण आरेख खींचे तो आप किरण आरेख खींच सकते हैं, पर ऐसा कभी कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि आईआईटी का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव और यूपी बोर्ड में जो होता है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन वो तो आएगा ही नहीं। तो मामला ये है, वहां सवाल आएगी, मान लो भविष्य में आ गया तो। वैसे भी चीजें हर बार जुड़ती जाती हैं, जैसे हमने बताया था रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ऐसा जो टॉपिक है ये अब की बार बोर्ड में ऐड कर दिया है सिलेबस में। आज से पहले, इस साल से पहले ये हिस्सा बोर्ड में नहीं था। अब सोचो जिस बंदे को ये ना आता होगा, कल को आपका छोटा भाई मैंने पूछ लिया कि भाई ये बता, ये वाली हेडिंग मेरे समझ में नहीं आ रही, बता, तो कह देगा भाई मैं पढ़ा नहीं हूं, ये मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अरे लिख दिया समतल दर्पण ना, हो गया सिलेबस का हिस्सा। उससे जो मन कहेगा क्वेश्चन पूछेगा जरूर। देखिएगा तो चित्र मेरा गड़बड़ बन जाता नहीं क्या यार, मैं टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूं, पता नहीं कैसे, पर आप समझ तो रहे हैं ना, भावनाओं को समझे। ठीक है, अब चित्र में क्या रखा है समझ में आ रहा है ना, सही से बना रहे हैं। देखिएगा यहां पर देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, और ये एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, फुल ट्रायंगल कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा है x, क्या कहते हो है, और जो ये डिस्टेंस है ये है d, और ये कोण आपस में बराबर है। थोड़ा मैं यहां शॉर्टकट करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको ये आ रहा होगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, और ये 90 है और ये 90 है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो आप गारंटी ले सकते हैं तीसरा भी क्या होगा? बराबर होगा। और अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं ऐसे त्रिभुज होते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की एक पहचान होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात मतलब इसका लंब बटे उसका लंब, इसका आधार बटे उसका आधार, और इसका कर्ण बटे उसका कर्ण। आइए कौन इसका उसका समझ में आ रहा है ना, वही दोनों त्रिभुज। देखिएगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात आइए बराबर कर लेते हैं। तो पहला काम करते हैं, हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, इसका लंब ले लेते हैं क्या? चलो इसका लंब ले लेते हैं, जो मन कहे। इसका लंब मैंने ले लिया x, इसका लंब क्या ले लिया? x, और बटे इसका लंब क्या है ये तो अपने को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कुछ रहा होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि जो ये वाला हिस्सा था वो p था, तो ये हो गया x बटे p बराबर इसका जो आधार है, आप ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले का आधार वो दिया है d, तो बड़े वाले का आधार यहां से यहां तक,
तो ये d और ये d, तो d कितना हो गया 2d, और d से d कट गया तो 2 को इधर p को उधर, तो p बराबर 2x मिल गया, यानी मुझे ये डिस्टेंस 2x मिली। क्लियर है ना? तो p का मान 2x आया। p मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी बहुत माना है मैंने इसमें। अब अगर नीचे वाला त्रिभुज अगर हम देखें तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या हो गया है, बराबर, क्या कहते हैं, और ये 90 और ये 90, तो ये 90 90 और ये एक कोण बराबर, तो ये कोण भी बराबर होगा। और अगर तीनों कोण बराबर, त्रिभुज हो गया समरूप, यानी संगत भुजानुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो अगर इसे मैं क्यों मान लूं, तो अब देखिएगा, इसका लंब हमने लिखा क्यों, तो उसका लंब y, तो इसका आधार पूरा यहां से वहां तक 2d और इसका आधार यहां से यहां तक कितना है d। कुछ अब इसके परेशान होंगे कि पहले तो वहां इसका लंब लिखे थे भाई, तो जिसका मन करे उसका लिख। बस एक बात याद रखना कि जिसका लंब पहले लिखेंगे उसका आधार भी पहले लिखेंगे। यहां देखो, d से d कट गया, y को उधर भेज दो, तो क्यों बराबर मिल गया 2y, तो यानी जो ये डिस्टेंस है ये है 2y, ये डिस्टेंस है 2x और ये x है, तो ये हो गया x और ये y है, तो ये क्या हो गया y। पूरी सवाल फिगर नहीं हल होगी। देखो कितना अच्छी सवाल थी। अब क्या करेंगे देखिएगा, सवाल में कहा है कि इस पूरे दीवार की जो ऊंचाई है वो h है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये h है ये किसी चीज के बराबर है। इसके ये देखो, ये लिखा है 2x, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस ये वाला हिस्सा कितना है x प्लस ये वाला हिस्सा कितना है y और ये वाला हिस्सा कितना है 2y, सबको मैंने ऐड कर दिया। अब देखिएगा h बराबर 2x और x, ये हो गया 3x और ये 2y और y, तो ये बन गया 3y। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन है तो x प्लस मिल गया y और 3 को उधर भेजिएगा, देखिए मजा आ जाएगा। तो हमें यहां से x प्लस y बराबर मिल गया h/3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हाइट है यही तो है x प्लस y। देखो यही पूछा ना क्वेश्चन में कि मिरर की हाइट क्या हो जिससे कि हमें समतल दर्पण दिखे, और मिरर की हाइट को हमने लिया है x और y, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस y, यानी अगर जो मिरर है अगर ये 30 मीटर ऊंचा होता, सॉरी दीवार 30 मीटर होती, तो हमें जो मिरर है वो मात्र 10 मीटर ऊंचा हो सकता पड़ती। तो ये उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर जो मैंने आंसर निकाला ये किरण आरेख की मदद से और एक लॉजिकल तरीके से निकाला, और हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ में आया होगा, है ना। और व्यवहारिक बात है, इसे दोबारा बताना भी मुश्किल है। आप दोबारा वीडियो चला लीजिएगा पूरा, तो आप समझ जाएंगे चीजें कैसे हल हुई हैं। पर हम इससे आसान तरीका आपको बताना चाहते हैं। देखिएगा, याद करिए मैंने एक नियम आपको बताया था, ये अपना है एक समतल दर्पण, क्या कहते हैं, है समतल दर्पण है और क्या है। यहां पर अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से ही इतना अंदर यहां बनेगा बच्चा, क्या कहते हो, यानी अगर दर्पण से ये d डिस्टेंस की दूरी पर व्यक्ति है तो इसका इमेज भी यहां से d डिस्टेंस की दूरी पर बनेगा, पक्का। यानी जितना दूरी पे वस्तु होगी दर्पण से उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। ये एक सिंपल नियम है समतल दर्पण के लिए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं हम, अपना क्वेश्चन वास्तव में क्या है। क्वेश्चन ये था हमारे पास कि यहां पर एक आदमी था, है ना, पीछे यहां पर दीवार थी, यहां पर एक समतल दर्पण था, ये दूरी आपने d बताया था, सवाल में दिया है, और ये दूरी भी d है, ठीक है ना। और इस समतल दर्पण में इस बंदे को इस h ऊंचाई वाली दीवार का चित्र देखना था। तो एक बात बताइए हमें, इस दर्पण से ये दीवार की दूरी 2d होगी या नहीं? जरूर होगी। और अगर यहां से इसकी दूरी 2d है तो दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इससे 2d यानी क्या बोल रहा हो गया 2d दूरी पर अंदर बनेगा, क्या कहते हैं, पक्का। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई 2d 100%। और अगर इसकी ऊंचाई है h, इसकी ऊंचाई h है इस दीवार की, तो जो इमेज बनेगा उसकी भी ऊंचाई होगी h। और ये बंदा अगर पूरी पूरी दीवार देख रहा होगा तो यहां से देखेगा ऐसे वो दीवार दिखेगी दर्पण के हिस्से पे, और यहां से
ये नीचे वाला हिस्सा दिखेगा। यानी कि समतल दर्पण में इस दीवार का चित्र कुछ उस प्रकार दिखेगा जैसे बोर्ड पे बना हुआ है, और ये डिस्टेंस जो है ये 2D है। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, ये, और इसके अंदर ये एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। तो आ रहा है या नहीं, पक्का आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये जो ऊंचाई है, ये, इसको अगर हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो जो आपका मन है यार, y मान लें, चलिए y मान लेते हैं, ठीक। अगर मैं इसे y मान लेता और या इसे x मान लेता ना, आपने इसे x और इसे क्या माना था, y, और ये डिस्टेंस d है। तो अगर ये एक समरूप त्रिभुज है तो आपने बताया कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होने वाला है, बराबर है। ये पूरा त्रिभुज भी समरूप ही है। चलो देखते हैं। तो इसका जो ऊंचाई है वो d है, और जो बड़ा वाला है उसकी ऊंचाई 3d है। ध्यान से देखो, ये d और ये पूरा 3d, और बराबर इसका जो आधार है, इस पूरे आधार को कुछ भी मान लो, यही हमें निकालना है। दर्पण की ऊंचाई है, चलो हम मान लेते हैं x प्लस y, जो वहां माने हैं वही यहां मान लेते हैं, और उसका जो आधार है उसकी ऊंचाई कितना है, h। d से d कट गया, इधर भेज दोगे तो h/3 इक्वल टू x प्लस y आ गया या नहीं आया, सेम चीज आ गई कि नहीं आई, यानी यहां पर भी h/3। तो ये बहुत ही बेसिक था। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं समतल दर्पण के। हमें लगता है ये कुछ ज्यादा ही जटिल हो गया आपके लिए। एक काम करिएगा, आज अपने आप से ऐसे एक किरण आरेख खींचिएगा और निकालने का सवाल प्रयास करिएगा। देखिएगा घर पे आप इसे कर पाते हैं या नहीं। दरअसल जब थोड़ा कठिन सवाल बताने लगो ना, तो इस बात का डर हो जाता है कि सामने वाला बंदा आपकी बातों से सहमत हो पा रहा है या नहीं, एग्री कर पा रहा है, उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। ये बहुत जरूरी है ना। अब इसमें कोई और रॉकेट साइंस लगाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी ना। बस सिंपल बात है, आरेख है, बस लगाओ, आंसर आ गया। कहने को तो ये कठिन नहीं है, दिखने में आसान है, पर सामने वाले बंदे को भी आना चाहिए। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और दिक्कत है तो चीजों का सलूशन ये है कि इसे बार बार पढ़ा जाए। ना आने का सलूशन कतई ये नहीं होता कि चीजों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको आ रही होंगी। हम आपको एक सवाल कहते हैं, करिएगा अपने से कि किसी व्यक्ति को अपने पूरी बॉडी का प्रतिबिंब अगर उसको देखना है किसी इमेज में, तो उसे कितने पे दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, तो आंसर आपको पता है h/2। अब इसे आप सिद्ध करिएगा कैसे, और समतल दर्पण में उसका किरण आरेख खींचने का प्रयास करिएगा। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं थोड़ा सा। आपको ये हाई स्कूल की किताब में पहले ही पेज पे ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है ना, कि कितना आवश्यकता होती है। पर मुझे शायद ये बात अच्छे से याद नहीं है कि उस किताब में इसका प्रूफ दिया है या नहीं, पर इतना विधिवत भले समझाया है एक पेज में, उसको पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे क्यों दिख जाता है ना। तो प्रूफ आप करने का प्रयास करिएगा, ना आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज की क्लास हमें लगता है बस इतने पे ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही आपको हमने परेशान कर दिया बड़ी बड़ी सवाल दिखा के, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आएंगी चीजें, धैर्य बनाएं और कम से कम 10, 15, 20, 30 क्लासें समझे अच्छे से, देखना अपने आप आता रहेगा। अगर ये सब आ गया ना, मैं दावे से कह रहा हूं कि फिजिक्स में अपनी किताब का आप इंटरमीडिएट उठा के देखिएगा, कोई अगर एक बिंदु, एक छोटा सा पॉइंट, चाहे वो अतिलघु उत्तरी, पूरा दीर्घ उत्तरी का प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी आ जाए, आप सब बेहतर उड़ा डालेंगे। जब आपको कठिनतम चीजें आने लगेंगी तो आपके बुक की क्या औकात की आपको ना आए, ठीक है ना। आप बस क्या करें, लगातार बने रहें और अच्छे से चीजों को देखें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।